कर्नल वाडिया और मेजर शर्मा ने एक दूसरे के साथ राब्ता पक्का किया हुआ था। वो बहुत तेजी से रोशनी राउंड्स फायर करवाने के बाद उनके जमीन तक आने का इंतजार करते। जैसे ही रोशनी राउंड आसमान की तरफ चलते, दर्जनों की तादाद में फौजी और बीएसएफ के जवान उनकी हुदूद में आने वाले इलाके में दाखिल हो जाते और रोशनी में चारों तरफ भागते हुए अपने मफरूर को तलाश करते। लेकिन गौहर मकसूद हाथ नहीं आ रहा था। 10 मिनट के बाद वो लोग अपने दायरे के रुख पर चलते हुए एक फौजी तंजीम के साथ कमात के खेतों तक पहुंच गए थे, जहां मेजर शर्मा मौजूद था। उसके इशारे पर उन्होंने खेतों को घेरे में ले लिया था। मेजर शर्मा अपने जवानों के साथ अब खेतों पर धावा बोलने के लिए पर तोल रहा था, जब अचानक उसकी वॉकी टॉकी में जिंदगी बेदार हुई और कर्नल वाडिया ने उसे जवानों को खेतों में दाखिल करने से रोक दिया। उसने कहा, किसान आंदोलन चल रहा है। वो लोग पहले ही अपने खेतों की तबाही पर शोर मचा रहे हैं और हमने एक अजाब खड़ा कर लिया। मेरा इंतजार करो, मैं अभी पहुंचता हूं। करीबन 5 मिनट के बाद ही कर्नल वाडिया की जीप वहां मौजूद थी। उसने खेतों को घेरे में लेने वाले जवानों को सरगोशी में हिदायत जारी की और अपनी दानिस्त में बड़ी होशियारी से बनाए हुए अपने मंसूबे पर अमल शुरू करा दिया। जैसे ही कर्नल वाडिया की तरफ से सिग्नल मौसूल हुआ, खेतों को घेरे में लेने वाले जवानों ने परेड के से अंदाज में अपने पांव से जोरदार धमक पैदा करते हुए उनके गिर्द चक्कर की सूरत में भागना शुरू कर दिया। इस दरमियान वो ऊंची ऊंची आवाज में चिल्लाते हुए इस तरह तासुर दे रहे थे जैसे वो खेतों पर धावा बोल रहे हों। कर्नल वाडिया के जहन में शायद ये बात थी कि इस तरह की भाग दौड़ से घबराकर अगर जमशेद अंदर छुपा हुआ है तो बाहर आ जाएगा या कम से कम उठ कर भागेगा। लेकिन इस मर्तबा हमेशा की तरह उसकी जंगी चाल गलत हुई। इस तरह की भाग दौड़ और चीखों पुकार से खेतों में छुपे 2-3 गीदड़ और सुअर घबरा कर बाहर निकले। उनके यकदम भागने से जो हलचल पैदा हुई, उसने जवानों को ही नहीं, मेजर शर्मा को भी बौखला कर रख दिया। मेजर शर्मा ने चीख कर हुक्म दिया, फायर। दूसरे ही लम्हे भागते हुए जवान रुक गए। उन्होंने अपने हाथ में पकड़ी हुई फायर के लिए बिल्कुल तैयार गन्नों का रुख खेतों की तरफ किया और दीवानावार गोलियां बरसाने लगे। कर्नल वाडिया चंद गज दूर खड़ा उनकी बौखलाहट पर तिलमिला रहा था। चंद लम्हों के बाद वो भी बौखला गया, लेकिन सूरत हाल का इल्म होते ही उसका पारा आसमान की बुलंदियों को छूने लगा। होल्ड इट, उसने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा। डैम इट, गधे, बेवकूफ। वो अपने सामने मौजूद जवानों पर बरस पड़ा। कर्नल वाडिया का हुक्म शायद खेत की दूसरी तरफ मौजूद जवानों ने नहीं सुना था, ना ही वो उसकी गालियों से फैज़याब हुए थे, इसलिए वो अभी तक अपने काम में मसरूफ थे। वाडिया ने अपने वॉकी टॉकी पर चिल्लाते हुए दूसरी तरफ मौजूद मेजर शर्मा से कहा था कि इन बेवकूफ़ों को फायरिंग से रोको। फायरिंग का सिलसिला खत्म हो गया। गुस्से से फुनकते हुए कर्नल वाडिया के हुक्म पर 4-5 जवान खेतों में दाखिल हुए और उन्होंने गीदड़ों और एक सुअर की लाशें उसके सामने लाकर फेंक दी। ओह माय गॉड! कर्नल वाडिया पर फिर गुस्से का दौरा पड़ा और उसने अपने मामूल के मुताबिक अनाप शनाप बकना शुरू कर दिया। मेजर शर्मा को शिद्दत से अपनी बेवकूफ़ी का एहसास हुआ था। वाकई उसने घबराहट में ये ऑर्डर दिया था। कर्नल वाडिया भी दूसरे ही लम्हे बिल्कुल नॉर्मल हो गया। बोला, इट्स ओके। अब मेजर शर्मा उसकी तरफ देखकर अगले हुक्म का इंतजार कर रहा था। कर्नल बोला, बॉर्डर पर रेड अलर्ट रखो। कंपनी हेडक्वार्टर से रिजर्व्स को निकालो और उनकी मुख्तलिफ टोलियों में इर्द गिर्द के देहातों की तरफ फैलाओ। इस इलाके में मौजूद तमाम एजेंसियों को सावधान कर दो। तमाम रोड्स ब्लॉक कर दो। रेलवे स्टेशन पर तुम खुद पहुंचो। मैं हेडक्वार्टर में मौजूद हूं। मुझे 1-1 मिनट की रिपोर्ट दो। किसी भी गैर मामूली नकलो हरकत का सख्ती से नोटिस लेना। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की बिल्कुल परवाह न करना। डोंट मिस इट मेजर शर्मा, डोंट मिस द गोल्डन चांस। अगर ये शख्स हमारे हाथ से निकल गया तो मैं जिंदगी भर खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। थैंक गॉड, बैठे बिठाए तोहफा मिला था, गॉड गिफ्टेड, और हम उसे जाया कर देंगे। डैम इट। उसने छोटी सी छड़ी को दाएं टांग पर मारा और जीप की तरफ चल दिया। मेजर शर्मा दूसरी जीप में कंपनी हेडक्वार्टर की तरफ जा रहा था। वो वहां मौजूद तमाम जवानों को परेड ग्राउंड में जमा होने का हुक्म दे रहा था। थोड़ी देर बाद ही कंपनी हेडक्वार्टर में बीएसएफ की रिजर्व कंपनियों के जवान जो अपनी बैरकों में ख्वाब खरगोश के मजे ले रहे थे, अचानक स्टैंड बाय सायरन की आवाज पर उठकर अपनी यूनिफॉर्म पहनने लगे। बमुश्किल 5 मिनट के बाद करीबन 150-200 जवान मुकम्मल तैयारी की हालत में परेड ग्राउंड में मौजूद थे, जिसको सर्च लाइटों से दिन में तब्दील कर दिया गया था। बीएसएफ के कंपनी कमांडर के साथ मौजूद मेजर शर्मा जवानों को खतरनाक घुसपैठिए की उस इलाके में मौजूदगी की इत्तला देने के बाद उन्हें हिदायत कर रहा था कि वो हर मुमकिन तरीके से उसे जिंदा गिरफ्तार करने की कोशिश करें। अगले 5 मिनट में उन जवानों को मुख्तलिफ ग्रुप्स की शक्ल में अपने अपने मुंतखब करदा इलाके की तरफ रवाना कर दिया गया।
दूसरी तरफ कर्नल वाडिया की तरफ से इस एरिया में ऑपरेट करने वाली तमाम सिविल और फौजी इंटेलिजेंस एजेंसियों को रेड अलर्ट जारी हो चुका था। सुबह काजिब की रोशनियां फूटने तक जमशेद ने बड़ी अहम कामयाबी हासिल कर ली थी। वो कंपनी हेडक्वार्टर के रेजिडेंशियल एरिया तक पहुंच गया था। ये कॉलोनी सिर्फ बीएसएफ के शादीशुदा मुलाजिमीन के लिए वक्फ थी और यहाँ 100 से ज्यादा मकानात एक खूबसूरत तरतीब से बनाए गए थे। इस कॉलोनी से मुल्हिका एक और इमारत ज़ेरे तामीर थी, जिसका कॉलोनी से करीबन 1 फरलांग का फासला था और मजीद 1 फरलांग दूर एक जंगल दिखाई दे रहा था। शायद ये जंगल किसी खास मकसद के लिए बनाया गया था, गो कि ये गैर कुदरती जंगल था, लेकिन बिलाशुबा ये उस इलाके का सबसे बड़ा जंगल था जो बादियों नजर में बहुत घना दिखाई दे रहा था। ज़ेरे तामीर इमारत के मजदूर शायद आज छुट्टी पर थे या फिर कोई और बात थी कि वहां कोई दिखाई नहीं दे रहा था। जमशेद को याद आ गया कि आज इतवार का दिन था, जो मकामी छुट्टी होती है, और इस बिल्डिंग के मजदूरों ने भी शायद आज छुट्टी की होगी। उसने एक लम्हे के लिए अपने सामने खुद को छुपाने के लिए 2 ऑप्शन रखे। एक तो बीएसएफ की रिहायशी कॉलोनी थी, दूसरा ऑप्शन ये ज़ेरे तामीर इमारत जो इमारत से ज्यादा ब्लॉक का मंजर पेश कर रही थी। दूसरे ही लम्हे उसने ज़ेरे तामीर इमारत को मुंतखब किया और अब उस तरफ गामजन था। सूरज की कपकपाती रोशनियों ने पलक झपकते सहराई इलाके की ठंडी सुबह को निगल लिया और जैसे ही नहर पर बरसता सूरज देवता आसमान पर नमूदार हुआ, जमीन पर बिछी रात की बारिश सूखने लगी। जमशेद ने उस इमारत की ऊपर वाली मंजिल के कोने वाले कमरे में पनाह ली, जिसमें काठ कबाड़ धरा था। गत्ते के कुछ डिब्बे जमीन पर बिखरे हुए थे और एक तरफ लकड़ियों का अंबार लगा था, जिसके साथ सीमेंट की बोरियां और रेत का छोटा सा ढेर भी मौजूद था। बगैर खिड़की और वाहिद दरवाजे वाले उस कमरे को, जो शायद उस ज़ेरे तामीर इमारत का स्टोर रूम भी था, उसने गोशानुमा जन्नत जानकर ही मुंतखब किया था, क्योंकि उस तरफ आने वाले को 3-4 कमरों से गुजरकर और लकड़ी के उस दरवाजे को खोलकर अंदर आना पड़ता था, जो कमरे के बाहर लगा था। जमशेद ने उस दरवाजे के पीछे एहतियातन लकड़ी की 3-4 खाली पेटियां भी रख दी थी, ताकि अचानक दरवाजा खुलने की सूरत में आवाज पैदा होने से वो होशियार भी हो जाए। उसके पास सोचने और फिक्र करने के लिए यूं तो बहुत से मौजूआत थे, लेकिन जमशेद ने फिल वक्त रात का मुसलसल भाग दौड़ और बारिश में भीगे कपड़ों में मलबूस अपने जिस्म को कुछ देर के लिए आराम देना जरूरी समझा। उसने अपनी पतलून और कमीज उतार कर गत्ते के उन डिब्बों पर फैला दी जो सूरज की रोशनियों की बराह रास्त जद में थे, और खुद गत्ते के डिब्बे फाड़कर उन्हें बिस्तर की शक्ल देने के बाद उसने धोबी घाट से चुराई बीएसएफ की वर्दी को सरहाने की शक्ल दे ली। खुद को हालात के रहमो करम पर छोड़कर वो लंबी तान कर सो गया। 2-2.5 घंटे तक वो गहरी नींद सोता रहा, फिर अचानक हड़बड़ा कर उठ गया। नींद में भी उसके हसास कानों ने कुछ ट्रकों की आवाजें सुन ली थी। बिजली किसी फुर्ती से उसने अपने पसीने में तैरते जिस्म को कपड़े पहनाए और चौकन्ना होकर बैठ रहा। ट्रकों की आवाजें कंपनी हेडक्वार्टर की तरफ से आ रही थी। कमरे पर छत डालने के लिए उसकी दीवारों में लकड़ी के बाले फंसाने के लिए किए गए सुराखों की मदद से उसने ट्रकों की समत का अंदाजा लगाया। ये 3 ट्रक थे जो सीधे उस बिल्डिंग की तरफ आ रहे थे। एक लम्हे के लिए भी उस पर घबराहट तारी नहीं हुई। उसने बिल्डिंग में दाखिल होने से पहले चीते की तरह पंजों पर चलकर सारी इमारत का जायजा ले लिया था और किसी भी मुमकिन हमले की सूरत में फरार के रास्तों को जहन नशीन कर चुका था। सुराख से दूरबीन का काम लेते उसने अपनी नजरें ट्रकों पर ही गाड़ रखी थीं, जो अब उस इमारत के बहुत नजदीक आ गए थे, और फिर एक एक करके वो इमारत से मुल्हिका सड़क से जंगल की तरफ चले गए। लेकिन एक परेशान कुन सवाल उसके लिए छोड़ गए। उसने 2 ट्रकों में बीएसएफ और आर्मी के जवानों को और आखिरी ट्रक में 15-20 सिविलियंस को देखा था। अगर उसकी नजरें उसे धोखा नहीं दे रही थीं और वो होशो हवास में था, तो उस आखिरी ट्रक के तमाम सवारों का ताल्लुक उसके अपने मुल्क से था। उसने उन ट्रकों को खुसूसी किस्म के पहनावे से पहचान लिया और उसे अंदाजा लगाने में देर न लगी कि उनका ताल्लुक किस जमात से हो सकता है। इस बात का सीधा मतलब तो यही निकलता था कि जरूर इस मसनूई जंगल में ही उन लोगों ने अपना तरबियती मरकज बना रखा था, जहां से वो तकरीबकारों को तैयार करके पाकिस्तान की सरहद में दाखिल किया करते थे। कैप्टन जमशेद का गुस्से से खून भी खौलने लगा था और उसे उन बेचारे तकरीबकारों पर रहम भी आ रहा था। एक तरफ तो ये लोग भारतीय प्रोपेगेंडा और अपने गुमराह लीडरों का शिकार होकर दुश्मन के हाथ में कठपुतली बने उसके इशारों पर बंदरों की तरह नाच रहे थे, और दूसरी तरफ उनका दुश्मन था जो इतना मक्कार था कि उन गद्दारों को अपने पालतू कुत्तों जितनी अहमियत देने के लिए भी तैयार नहीं था। उसने उन बदबख्तों को सरहद से 15-20 मील दूर ही रोक लिया था और उससे आगे अपने वतन में भी घुसने की इजाजत नहीं दी थी, क्योंकि उसने उन गद्दारों को सिर्फ इस्तेमाल करना था, उन्हें अपना रिश्तेदार नहीं बनाना था।
अब वो उस खुली खिड़की के एक कोने से सर टिकाए उन ट्रकों को जंगल में दाखिल होते देख रहा था। फिर ट्रक उसकी नजरों से ओझल हो गए। कैप्टन जमशेद ने एक लंबा सांस लिया और अपनी जगह आकर बैठ गया। जब जरा सहूलत मैसर आई तो सबसे पहले उसे ये एहसास हुआ कि वो किसी कमरे की बजाय तंदूर में फिर रहे हैं, जिसकी आग इतनी तपाई जा चुकी है कि अब आसानी से उसमें रोटियां पकाई जा सकती हैं। सूरज यहाँ कुछ ऐसी पोजीशन से निकलता था कि कमरे के हर रोशनदान से धूप अंदर आ रही थी। अपनी घड़ी पर नजर डालकर उसने अंदाजा लगाया कि वो करीबन 3 घंटे सोता रहा है। उसके जिस्म से पसीना फवारे की तरह फूट रहा था और कपड़े जिस तरह रात बारिश में भीगे थे अब चंद मिनट के बाद ही पसीने में भीगने लगे। उसके साथ ही जमशेद को एहसास हुआ जैसे उसकी जबान खुश्क होकर तालू से चिमट गई हो। उसके गले में खराश हो रही थी और प्यास से होंठ खुश्क होने लगे थे। उसकी हालत सहरा के उस मुसाफिर जैसी थी जो नखलिस्तान का रास्ता भूलकर अचानक बेआबो गया रेतीले मैदान में निकल आया हो। कैप्टन जमशेद ने चाहा कि अपने थूक ही से हलक को तर कर ले, लेकिन उसके बदन से तो सारा पानी जैसे पसीने की सूरत निकल गया था। जिस गत्ते के बिस्तर पर वो इस्तराहत कर रहा था उसकी हालत ऐसी थी जैसे उसे पानी में डुबोकर बिछाया गया हो। अपने इस हाल पर वो खामखा मुस्कुरा दिया। इस मुस्कुराहट का भी एक पस मंजर था। उसे याद आ गया जब अपनी कमांडो ट्रेनिंग के दौरान वो अपनी कंपनी के साथ भूखा प्यासा 20 घंटों से पैदल चल रहा था और उनकी जिस्मानी हालत बदतर थी, तो उसके कंपनी कमांडर ने उन्हें मुस्कुराने की तलकीन की थी। उसके कोर्समेट लेफ्टिनेंट खालिद ने पूछा था, सर क्या इससे हमारी प्यास बुझ जाएगी? कंपनी कमांडर ने अपनी स्याह ऐनक के शीशों में से मुस्कुराती आंखों से उनकी तरफ देख कर कहा, नो, लेकिन हौसला बढ़ जाएगा। खुद पर तरस खाने की बजाय मुस्कुराते रहने से तुम अगले मजीद 40 घंटे तक इस हालत में सफर कर सकते हो। इस मर्तबा उसने खुद सवाल किया, सर यह भी तो मुमकिन है कि हमारी बोतलों का पानी ही कुछ देर बाद भाप बनकर उड़ जाए? कंपनी कमांडर ने कहा, हाँ ये मुमकिन है, लेकिन 3 घंटे से पहले अगर तुम में से किसी ने बोतल को हाथ लगाया तो उसे मजीद 8 दिन के लिए यही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मुझे कोई एतराज नहीं है। अगर तुम में से कोई मजीद 8 दिन यहाँ गुजारने पर तैयार है तो गो अहेड। उसने ऐसे लापरवाही से इतनी बड़ी बात की थी जैसे नाक पर बैठी मक्खी उड़ा रहा हो। 3 घंटे के बाद जब वो अपने इंस्ट्रक्टर की कमान में एक कदरे आबाद जगह पर पहुंचे और पानी की बोतलों की तरफ हाथ बढ़ाए तो फिर नया हुक्म मिल गया। कमांडर ने बड़े खुश्क से लहजे में कहा, मेरे ख्याल से अभी इस पानी को रिजर्व ही रहने दो, बस अभी 20 किलोमीटर मजीद सफर करना है। खालिद ने कहना चाहा, लेकिन सर अभी तो हमें। कमांडर ने उसकी बात काट दी, मैं असल में भूल गया था, मुझे अब याद आ रहा है और अब नक्शा देखने से भी अंदाजा हो रहा है कि हम अपनी मंजिल से अभी 20 किलोमीटर दूर हैं। इस रास्ते में तो कोई आबादी आने का इम्कान नहीं। कमांडर ने उनकी तरफ देखने का भी तकल्लुफ गवारा नहीं किया। खालिद ने फंसी फंसी आवाज में कहा, लेकिन सर पानी, अब तो टारगेट टाइम भी मुकम्मल है। कमांडर ने उन्हें चिढ़ाने के से अंदाज में कहा, भाई मैंने कब इनकार किया है, मैंने तो सिर्फ आने वाले हालात से आगाह किया है। खालिद बोला, सर ये तो। कमांडर ने खालिद की बात काटी, एक सूरत है। खालिद ने पूछा, क्या? पांचों ने बड़ी उम्मीद भरी नजरों से अपने सर की तरफ देखा। कमांडर ने कहा, एक तालाब है यहाँ, वहां से मिल सकता है। उनके सर को जैसे उन पर तरस आ गया हो। पांचों जब अपने कमांडर के साथ पानी वाले तालाब पर पहुंचे तो एक साथ सर पीट लिया। तालाब पर काई जमी थी और उसके किनारे उगे दरख्तों के पत्ते उसमें तैर रहे थे। कमांडर बोला, बेफिक्र रहो, इस गांव के लोग भी यहीं से पानी पीते हैं और उनके जानवर भी। इंसानों और जानवरों के भाईचारे की इससे अच्छी मिसाल और कहीं नहीं मिलती। इतना कहकर उनके कमांडर ने उनकी तरफ देखे बगैर तालाब के किनारे बैठकर पानी से जमी काई को हाथ से अलग किया और अपना मुंह धोने लगा। उसके बाद उसने अपने कपड़ों समेत ही पानी अपने सारे जिस्म पर डाल दिया और फिर बेतकल्लुफी से पेट भर कर पानी पी लिया। आम हालात में तो वो ऐसा पानी अपने बाथरूम में भी इस्तेमाल न करते, लेकिन जहां तो मरता क्या न करता के मिस्ताक उन्हें भी अपने कमांडर की तकलीद करनी पड़ी। प्यास से जाम बलब कमांडोज ने जी भर के पानी पिया और अपनी मंजिल की तरफ गामजन हो गए। 1 माह की तवील सहराई तरबियत ने उन्हें कुंदन बना दिया था। उसके बाद जिंदगी में जब कभी उस पर कोई मुश्किल वक्त आया, वो अपना तनाव कम करने और खुद को रिलैक्स करने के लिए मुस्कुराने में कभी बुखल से काम नहीं लेता था। दूसरी समत निकलने वाली खिड़की से उसने नीचे झांक कर देखा। उसके सामने ज़ेरे तामीर बिल्डिंग में पानी की जरूरियात पूरा करने के लिए यहाँ भी एक तालाब सा बनाया गया था, जिसके ऊपर एक टरबाइन नस्ब थी, जिसका मतलब ये था कि ये लोग उस मशीन के जरिए जमीन से पानी निकालते हैं। जमशेद उस मशीन को चलाने का खतरा तो मोल नहीं ले सकता था, लेकिन तालाब की मौजूदगी उसके लिए गनीमत थी। उसने अपने आप को समेटा और फिर किसी तरह पंजों पर चलकर ग्राउंड फ्लोर पर आ गया। ग्राउंड फ्लोर के एक ज़ेरे तामीर कमरे से बाहर घी का एक खाली डिब्बा पड़ा हुआ था।
उसने वही डिब्बा उठाया और इस अंदाज से तालाब तक पहुंचा कि बहुत दूर से भी कोई उसकी मौजूदगी का एहसास न कर सके। तालाब के पानी की रंगत तो कदरे सब्ज थी, लेकिन जमशेद ने जैसे ही उसमें हाथ डाला फौरन हाथ बाहर निकाल लिया। उसे यूं लगा जैसे गलती से उसने खौलते हुए पानी में हाथ डाल दिया हो। इतना गर्म पानी पीने का मतलब जबान से मैदे तक रास्ते में आने वाली हर शय को जलाकर राख कर देने के सिवा और क्या था। यहाँ रुककर शाम तक वो पानी ठंडा होने का इंतजार भी नहीं कर सकता था। जमशेद ने घी के खाली डिब्बे को पानी से भरा और अपने ठिकाने पर वापस आ गया। सूरज सवा नेजे पर आ चुका था। जेर तामीर बिल्डिंग के दरो दीवार झुलसते हुए महसूस हो रहे थे। उसे कदरे सायादार जगह दिखाई दी। वहां पानी का डिब्बा रख दिया और खुद लकड़ी की एक पट्टी से टेक लगाकर बैठ गया। खैरियत गुजरी कि उसके जिस्म पर रात की भाग दौड़ से कोई चोट नहीं आई थी, वरना एक नई मुसीबत खड़ी हो जाती। आधे घंटे तक वो अपने सर की बातें याद करके दिल ही दिल में खुश होता रहा। उसके बाद प्यास के हाथों बेकाबू होकर उसने पानी को हाथ लगाया तो उसकी तपिश करीबन खत्म हो चुकी थी। उसने अपने आप से बड़बड़ाते हुए कहा, अगर इसमें कोई जरासीम भी थे तो वो पानी उबलने से मर चुके होंगे। कैप्टन जमशेद, तुम इस वक्त सेहत आमा के उसूलों के ऐन मुताबिक साफ सुथरा जरासीम से पाक उबला हुआ पानी पी रहे हो। ये सोचकर वो हंस दिया। पानी उसने घूंट घूंट करके अपने हलक में उतारा था। बच जाने वाले पानी से उसने अपना मुंह धोया और दोबारा एक डिब्बा भरकर वहीं लाकर रख दिया। अब उसे अपने आप से एक तवील जंग लड़नी थी। क्या वो यहीं से वापस लौट जाए? वो हालत जंग में नहीं, गलती से सरहद पार करके इस तरफ आ गया है। कमांडर की तरफ से भी उसे यही मशवरा मिलता कि इन हालात में बेहतरीन अमल यही है कि वो अपनी जान बचाकर वापस लौट आए। वो किसी मिशन पर तो यहाँ नहीं आया था, लेकिन उसने अपनी आंखों से ट्रक को देखा था जिसमें तखरीबकार सवार थे। उसे यकीन था कि इस मसनूई जंगल में इन तखरीबकारों का तरबियती मरकज है, जहां उसके मुल्क के आस्तीनों के सांप तरबियत पाकर पाकिस्तान के बेजबान शहरियों के खून से होली खेलते हैं। यहाँ वो लोग मौजूद थे जिन्हें गिरफ्तार करके कैफरे किरदार तक पहुंचाना उसका फर्ज था। वो गुज़श्ता 2-3 माह से और क्या कर रहा था? उस सरहदी इलाके में FIU के इंचार्ज ऑफिसर की हैसियत से उसकी और क्या जिम्मेदारियां थीं? उसे सोल्जर क्यों बनाया गया था? क्या सिर्फ इसलिए कि वो अपने मुल्क की तबाही का मुल्क दुश्मनों के हाथों तमाशा देखता रहे और उधर से आने वाले मुल्क दुश्मनों को गिरफ्तार करके कानून के हवाले कर दे, ताकि अदालती निज़ाम के जरिए तवील मुकदमेबाजी के बाद उन्हें सजा मिल जाए? और इस बात की भी क्या जमानत थी कि उन्हें सजा मिलती? इस मुल्क में तो हर शय बराए फरोख्त मौजूद थी और इन तखरीबकारों की पुष्ट पनाही करने वाले बहुत सी दीगर चीज़ों की तरह इंसाफ को भी कभी कभी खरीद लिया करते थे। उनकी दिन रात की मेहनतें अक्सर सियासी मकरो फरेब की भेंट चढ़ जाया करती थीं। हुकूमत और तखरीबकारों के पुष्ट पनाहों के दरमियान कोई भी सियासी सौदेबाजी हो जाती। तखरीबकारों को बेगुनाह करार देकर जेलों से रिहा कर दिया जाता और वो दोबारा सरगर्म अमल हो जाया करते थे। ऐसा यहाँ हो रहा था। फिर यह भी तो था कि दुश्मन ने उन्हें मुताद्दिद मर्तबा बगैर किसी वजह के हॉट परसूट की धमकियां दी थीं। हालांकि वो ऐसा नहीं कर रहे थे। क्या हॉट परसूट का हक भी सिर्फ उनके दुश्मन को है? वो क्यों ऐसा नहीं कर सकते? अपने मुल्क में तखरीबकारी फैलाने वालों के ठिकाने को तबाह क्यों नहीं कर सकते? उसका टारगेट तो उसकी आंखों के सामने था। कैप्टन जमशेद, तुम्हें कुदरत ने किसी खास मिशन पर यहाँ भेजा है। तुम इतने बेवकूफ नहीं हो कि रास्ता भूल जाओ। तुम्हारा मिलाप के लिए टॉर्च जलाना और दुश्मन के हत्थे चढ़ना सब मशीयत इज़्दी था। शायद मकाफात अमल शुरू हो चुका है। शायद पाकिस्तान के शहरों, कस्बों और देहातों में दुश्मन के सधाए हुए इन तखरीबकारों के हाथों बेबसी की मौत मरने वालों के प्यारों की दुआएं बारगाह इलाही में मकबूल हो गई हैं। और शायद अब कुदरत उन इंसान नुमा भेड़ियों को उसके हाथों अपने अंजाम तक पहुंचाना चाहती है। किसी नादीदा कुव्वत ने उसके कानों में सरगोशी की, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। उसने अल्लाह अज़्ज़ वजल के इस फैसले पर आमन्ना सद्दक़ना कहा और दूसरे ही लम्हे उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे सूरज के बतन से खारिज होने वाली सारी तवानाइयाँ धूप की तरह उसके रगो पैं में सरायत कर गई हों। वो निहत्ता था। उसके पास तो अपना सर्विस रिवॉल्वर भी नहीं था, लेकिन जज्बा ईमानी मौजूद था। वो कमांडो था, पाकिस्तानी फौज का मायानाज कमांडो, आलम इस्लाम का फ़ख्र। उसकी तरबियत आम फौज से हट कर की गई थी। वो ख़ास था, SSG स्पेशल सर्विसेज ग्रुप। उसको खाली हाथों दुश्मन से निमटने की तरबियत दी गई थी और आज इम्तिहान की घड़ी आ गई थी। उसे साबित करना था कि उसके अफसरान ने कौम के खून पसीने की जो कमाई उस पर बतौर ख़ास सर्फ की थी और उससे जो तवक्कुआत वाबस्ता की थीं वो उन पर पूरा उतर सकता है।